हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पर। आज हम बात करेंगे यहाँ पर एमपीएनएचएम का जो पेपर हुआ था ना, सीएचओ का सेकेंड मीटिंग का। ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन आए थे उसके बारे में सॉल्व करेंगे। और इसके पहले जो हमने पार्ट 1 बनाया था उसमें हमने 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। ठीक है, आज हम सॉल्व करेंगे 51 से 100 तक। ठीक है, इसके पहले जो वीडियो आ चुका है उसमें हमने पार्ट 1 में शामिल किए थे क्वेश्चन 1 से 50 तक सॉल्व किए थे। अब हम 51 से 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन किन किन परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और इसके पहले भी मैंने कई बार क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है, उनमें ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, उनमें ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मोस्टली क्वेश्चन जितने हमने पढ़ा है मोस्टली आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना है और देखना है लास्ट में कि आप बताएं कि कितने क्वेश्चन आप कर पाते अगर आपको ये पेपर देने को मिलता है। ठीक है, इसके पहले आप ज़रूर देखना पहला जो वीडियो मैंने बनाया था पार्ट 1, जिसमें 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि एक स्टेट के क्वेश्चन दूसरे स्टेट में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, एक स्टेट के क्वेश्चन दूसरे स्टेट में जरूर पूछे जाते हैं। इससे आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चलता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जैसे कि 51 पे दिया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन बनते हैं कई स्टेट में। ठीक है, ज़्यादातर। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर बनता है। तो जैसा कि मैं पेपर्स आपसे लेता हूं या टेस्ट सीरीज जो भी मैं पढ़ाता हूं, आपको देखा होगा मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लेता हूं। ठीक है, उसी प्रकार से पेपर भी बनता है जो भी रियल बनाया जाता है कमीशन के द्वारा। ओके, जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं और इन फ्यूचर जो आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखें यहाँ पर 51, फिर इसके बाद सॉल्व करें। यहाँ पर ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, डिटेल्स में नहीं बताएंगे, लास्ट में इन्हें नेक्स्ट वीडियो में जरूर अब लाएंगे, क्योंकि आज के बाद पेपर ये खत्म हो जाएगा। द मोड ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द चिकन पॉक्स इज, छोटी मात ये लिखा है छोटी चेचक के संचरण का तरीका है। आपको बताना है कौन सा तरीका है, क्या होगा राइट आंसर इसका। ये लिखा है जो चिकन पॉक्स होता है इसके जो संचरण का तरीका है वो कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा ड्रॉपलेट है। क्या है? ड्रॉपलेट न्यूक्लियर लिखा है यहाँ पर, तो आप देख ले ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 52। क्वेश्चन नंबर 52 पढ़ें फिर आंसर बताएं क्या होगा राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 52 ये लिखा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिप्थीरिया एक्सेप्ट, निम्नलिखित में से सभी डिप्थीरिया के विभिन्न रूप हैं लेकिन एक नहीं है। ठीक है, 3 विभिन्न रूप होंगे डिप्थीरिया के। ठीक है, एक नहीं होगा, आपको बताना है वो डिप्थीरिया का कौन सा प्रकार नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन 4 होगा। क्या? ऑप्शन 4 होगा सिस्टमेटिक डिप्थीरिया। प्रणालीगत डिप्थीरिया कहा जाता है हिंदी में, तो आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश पे थोड़ा फोकस करना है। ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर होगा। ये डिप्थीरिया का प्रकार नहीं, अब बाकी जो ऊपर दिए गए 1 2 3, ठीक है, ये डिप्थीरिया के टाइप्स हैं, ये डिप्थीरिया के प्रकार हैं, चौथा नंबर वाला नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 पढ़ें फिर आंसर बताएं। ये लिखा है द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग्स यूज टू ट्रीट द कैरियर ऑफ द डिप्थीरिया इज, डिप्थीरिया के वाहक के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे प्रभावी दवा कौन सी। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यू हैव टू सिलेक्ट द राइट आंसर। क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट करें जो भी राइट आंसर आपको लग रहा हो। ऑप्शन सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन सेकेंड। ये लिखा है एरिथ्रोमाइसिन, ये डिप्थीरिया के इलाज में सबसे प्रभावी दवा मानी जाती है सेकेंड नंबर पे जो दी गई। आप देख ले क्वेश्चन को अच्छे से, और ऑप्शन इसका सेकंड वाला सही है, सेकंड नंबर पे एरिथ्रोमाइसिन मेंशन है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये एक जैसी मेडिसिन लिखी हुई है एजिथ्रोमाइसिन, लेकिन आपको ध्यान रखना ये प्रभावी मानी जाती है ऑप्शन सेकंड वाला। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 54। क्वेश्चन नंबर 54 पढ़ें फिर आंसर बताएं क्या होगा राइट आंसर। पर्टेसिस को इस नाम से भी जाना जाता है, पर्टेसिस इज ऑल्सो नोन एज। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ज़्यादातर मैं हमेशा लाता हूँ, 2-3 दिन में इस क्वेश्चन को रिवाइज करता हूँ, इन सभी के बारे में बताता रहता हूँ। ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। वूपिंग कफ कहा जाता है, काली खांसी कहा जाता है। ठीक है, पर्टोसिस को क्या कहा जाता है? काली खांसी कहा जाता है, या 100 दिन की खांसी के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जहाँ पर डिटेल्स हम नहीं बात करेंगे, जब भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करना कि हमें ये क्वेश्चन संदेह था, हमें नहीं आ रहा था, हम उसे एक शॉर्ट वीडियो बना के उसे डिटेल्स में कवर करेंगे या नेक्स्ट वीडियो बना के। ठीक है, यहाँ पर सारे क्वेश्चन को कवर करना डिटेल्स में मुमकिन नहीं होगा, इसलिए आप यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ें फिर आंसर बताएं कि आप समझें कि आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कंडीशन इज अ मेजर कॉजेज ऑफ द, लिखा मेटरल इंसफिशियंसी एंड डी स्टेनोसिस। आप क्वेश्चन हिंदी में पढ़ लें, निम्नलिखित में से कौन सा रोग, ठीक है, स्थिति माइट्रल अपर्याप्तता और स्टेनोसिस का एक प्रमुख कारण है। यहाँ पर स्टेनोसिस का एक प्रमुख कारण है। क्या है राइट आंसर इसका?
कमेंट करें जो भी आपको लगे आंसर। आपको यहाँ पर आंसर ज़रूर देना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन आए या ना आए, आपको पता तो चलेगा है कि हाँ अगर आपको पेपर देने को मिलता तो आपके कितने सही हो सकते थे, तुक्का लगा के, ठीक है। आप ज़रूर कोशिश किया करें। यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड वाला इसका राइट आंसर है, रिमेटिक फीवर। क्या रिमेटिक फीवर होगा, सेकेंड वाला आंसर इसका राइट आंसर होगा। ओके, अब जो भी प्रॉब्लम हो आपको कि हमें ये क्वेश्चन प्रॉब्लम्स हो रहा था, ठीक है, पेपर ये सॉल्व हो जाएगा तो हम इसे आप डिटेल्स में समझाएंगे आपको कि हाँ ये क्वेश्चन क्यों ऐसा आंसर है इसका, किस लिए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, फिर द काजेज ऑफ द हाइपरटेंशन आर अननोन, इट इज कॉल्ड। जब यहाँ पर दिया गया उच्च रक्तचाप के कारण अज्ञात होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। जब मतलब हाइपरटेंशन होता है किसी को, हाई बीपी वाली प्रॉब्लम को हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। तो जब उसके कारण जो होते हैं अज्ञात होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा। क्या प्राथमिक उच्च रक्तचाप कहा जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर होगा। देखिए हाई बीपी के जो हाइपरटेंशन के जो कारण होंगे, काजेज होंगे, वो अननोन होंगे तो उसे प्राथमिक कहा जाएगा। अब समझते हैं थोड़ा सा, क्योंकि देखिए मान लो किसी व्यक्ति को पता ही नहीं है, शुरुआती दिन वाला है, ठीक है, शुरुआती दिन वाला है, किसी को पता ही नहीं है कि हाँ उसे हाई बीपी है, तो ये प्राथमिक के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, प्राथमिक के अंतर्गत। जब वो उसको पता होता है या जान जाता है, उसका इलाज करवाता है, तब वो सेकेंडरी के अंतर्गत आएगा। सेकेंडरी का मतलब होता है माध्यमिक के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये प्राइमरी के अंतर्गत आएगा क्योंकि उसके कारण अननोन है या उसके बारे में भी पता नहीं है उनको कि ये उन्हें उच्च रक्तचाप है, ओके, हाइपरटेंशन या हाई बीपी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 57 नंबर पढ़े फिर आंसर बताएं। जीवन शैली जिसमें ये लिखा है हृदय धमनी रोग विकसित होने का अधिक जोखिम है वह है द लाइफ स्टाइल डेट हैज़ अ ग्रेटर रिस्क ऑफ द डेवलपिंग कोरोनरी हार्ट डिसीज। क्वेश्चन पढ़ लें फिर आंसर बताएं क्या होगा राइट आंसर इसका। इसका जो राइट आंसर है ना ऑप्शन सेकंड वाला है। क्या सेकंड वाला, ये लिखा है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, सेकेंड आंसर इसका सही है। क्वेश्चन में पूछा गया था जीवन शैली जिसमें हृदय धमनी रोग विकसित होने का जोखिम है वह है, तो ये लिखा है ये लिखा है यहाँ पर आसीन जीवन शैली। इसका मतलब सेडेंट्री का मतलब देखो इंग्लिश में, हिंदी में क्या होता है, इसका मतलब होता है ये उन लोगों को प्रभावित करता, ये उन लोगों को प्रभावित करता जो लोग काम वगैरह ना करते। काम का मतलब क्या है कि टहलते फिरते नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते, ठीक है, मतलब एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, उन लोगों की ये डिसीज हो सकती है। जो लोग काम वाम वगैरह करते रहते, वर्क करते हैं या फिजिकली वर्क करते हैं, मेरा मतलब ये है कि अगर वो फिजिकली वर्क करते हैं तो उनको ये हृदय धमनी रोग नहीं होगा, ठीक है। ये जो कोरोनरी हार्ट डिसीज यहाँ पर मेंशन की गई है, इसका हिंदी ये लिखा है यहाँ पर हृदय धमनी रोग, तो ये डिसीज उनको नहीं होगी जिनका जो लोग क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। और यहाँ पर इसका अपोजिट जस्ट दिया गया है कि उन लोगों को ये हो जाएगा, उन लोगों को ये हो जाएगा जो लोग सेडेंट्री लाइफ स्टाइल व्यतीत करेंगे। सेडेंट्री का मतलब होता है कि लग्जरी लाइफ स्टाइल का मतलब ये होगा कि घर में लेटे रहना, खा पी के पड़े रहना, टीवी देखना, ये करना वो करना, और फिजिकली वर्क ना करना, किसी प्रकार की एक्सरसाइज या रनिंग वगैरह ना करना या साइकिलिंग वगैरह ना करना, ठीक है। बाकी इसके जो दिए गए ना फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर में, ये इसके इलाज हो सकते हैं, ठीक है, ये इसके इलाज हो सकते हैं अगर आप ऐसा करते हैं, पहला वाला और थर्ड वाला, तो आपको बहुत ही रेयर केस आपको ये कोरोनरी हार्ट डिसीज हो जाए, ठीक है। और हो कब जाएगा, जब आप ये वाला जीवन जिएंगे सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। इसका मतलब होता है कि आप जब एक्सरसाइज वगैरह, साइकिलिंग वगैरह या वॉकिंग वगैरह नहीं करते जितना आपको करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 58 पढ़ें फिर आंसर बताएं क्या होगा राइट आंसर इसका। द रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर इज अंडर द विच लेवल्स ऑफ द प्रिवेंशन। रक्तचाप की नियमित निगरानी रोकथाम के किस स्तर के अंतर्गत आएगी। क्या है राइट आंसर इसका। रक्तचाप की नियमित निगरानी रोकथाम किस के अंतर्गत आएगी, नियमित किया जा रहा है या सेकेंडरी के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। देखिए अब हम आपको बताते हैं, ये लिखा है यहाँ पर रक्तचाप की नियमित निगरानी रोकथाम के किस स्तर के अंतर्गत आएगी। मान लो किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर से बीपी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, बीपी हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, हाइपोटेंशन में भी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको अब इसमें बताया कि उसका जब नियमित रोकथाम की जाएगी, क्या किया जाएगा, नियमित रोकथाम का मतलब क्या है, एक तरह का उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, इलाज किया जाएगा। जब भी किसी चीज़ का इलाज का कोशिश किया जाता है या किया जाता है, ठीक है, तो वो सेकेंडरी के अंतर्गत आता है। मैं हमेशा बताता हूँ आपको कई बार, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या हुआ है, और टेरेटरी में भी बता चुका हूँ, ठीक है। टेरेटरी में क्या होता है ये भी थोड़ा समझ ले। टेरेटरी में उन चीज़ों का, जैसे कि मान लो कि कोई भी ऐसी बीमारी थी जो बहुत व्यापक रूप से फैल गई और उसका जो हमने इलाज किया परमानेंट कर दिया, उसका हमने परमानेंट एक वैक्सीन तैयार कर दिया, ठीक है, तो ये टेरेटरी के अंतर्गत आ गया। जैसे कि मान लो कि कोरोना फैला,
ये देखिए थोड़ा सा समझ लें अगर टाइम हो थोड़ा। देखिए जैसे कि मान लो कि इसे प्राइमरी कब कहेंगे, जब अपने यहाँ कोरोना नहीं आया था हम लोग उसके उपाय कर रहे थे, तब ये क्या था, जब उसके हम बचाव कर रहे थे तब ये प्राइमरी था। ठीक है, अपने यहाँ कोरोना आ गया, अपने यहाँ क्या हुआ, कोरोना आ गया और हम तब उसका इलाज कर रहे हैं, तब हम उसका इलाज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तब ये सेकेंडरी होगा। अभी कोरोना चल रहा है, हम इसका प्रयास कर रहे हैं कि इसको जड़ से खत्म कर दें, हम इसको जड़ से खत्म कर दें और वैक्सीन के द्वारा हम इसे खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अगर ये पूरी रूप से खत्म हो जाता है या वैक्सीन हमारी सफल होती है, मतलब सफल हो गई है, अगर हमारी एक वैक्सीन सफल होती है और उसका वैक्सीन के माध्यम से परमानेंट इलाज हो जाता है, तो ये तृतीय के अंतर मतलब तीसरे के अंतर्गत आएगा, थर्ड वाले के अंतर्गत। ठीक है, मतलब टर्टरी ट्रीटमेंट के अंतर्गत आएगा या टर्टरी रोकथाम या प्रिवेंशन के अंतर्गत आएगा। उम्मीद करता समझ गए होंगे, क्योंकि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टरी से लेके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन नंबर 59, ये देखिए क्वेश्चन एक स्टेट के दूसरे स्टेट में बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन है, तो इसलिए ध्यान दिया करें, क्वेश्चन को ज़्यादा इग्नोर ना करें आप। ठीक है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके एग्जाम्स में भी आएंगे और आपके अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी कि एग्जाम्स में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डायबिटीज मेलिटस। आपको राइट आंसर बताना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा मधुमेह मेलिटस के विकास के लिए जोखिम कारक नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है आपको बताना है। बाकी दिए गए ऑप्शन 3 होंगे कारक, ठीक है, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज मेलिटस हो सकता है, एक नहीं होगा जिसकी वजह से आपको डायबिटीज नहीं होगा। ठीक है, वो आपको फाइंड करना है यहाँ पर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा। ये लिखा है हाई इनटेक ऑफ द विटामिन ए। अगर आप विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा लेते हैं तो ये कारक नहीं है कि आपको डायबिटीज हो जाए। ठीक है, बाकी जो दिए गए ऑप्शन है ना 1 2 3 1 2 3, इसकी वजह से आपको डायबिटीज हो सकती है। देखिए मतलब हो सकती है, ये लिखा है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, ये लिखा है प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन इन द इन्फेंसी, और थर्ड दिया गया एक्सेसिव इंटेक ऑफ द एल्कोहल। अब यहाँ पर ये दिया गया अगर आप एल्कोहल की मात्रा लेते हैं ज़्यादा, एक्सेसिव इंटेक ऑफ द एल्कोहल की मात्रा आप ज़्यादा लेते हैं तो आपको चांसेज है कि आपको डायबिटीज मेलिटस हो सकता है, और यहाँ पर फिर दिया गया सेकंड नंबर पे प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन। अगर आपको बचपन में प्रोटीन की कमी रही है आपके अंदर, ठीक है, और प्रोटीन आपको नहीं मिला है पर्याप्त मात्रा में जितना मिलना चाहिए था, तब भी आपको डायबिटीज मेलिटस हो सकता है। और यहाँ पर जो दिया गया पहला नंबर, ये तो मुख्य कारण में माना जाता है। ठीक है, ये मैं हमेशा बताता हूँ। इसके पहले जो कोरोनरी वाला बताया ना, हृदय रोग संबंधित एक कोरोनरी हार्ट डिसीज के बारे में बताया, सेम टू सेम ये फॉलो करता है उसी में भी। ठीक है, इससे डायबिटीज़ भी हो जाता है। अगर आप अपने घर में रहते, काम वगैरह नहीं करते, फिजिकली वर्क नहीं करते, दिन भर लेटे रहते, खाए पढ़े और पढ़े, ठीक है, अगर ये काम करते हैं तो आपको डायबिटीज़ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, हाई रिस्क होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको करना क्या चाहिए, जैसे कि मान लो घर के जो भी काम हो, फिजिकली काम होता है कि हाँ आपको आटा लाना है, मार्केट से जाना है, चावल लाना है, ये लाना, दाल लाना, ठीक है, तो और साइकिल से जाना, मतलब आप ये नहीं कि नहीं मैं कार ही से जाऊँगा, मैं बाइक ही से जाऊँगा, थोड़ा बहुत पैदल चलो। ठीक है, पैदल चलो, थोड़ा धूप में जाओ, फिजिकली वर्क करो, आपके बॉडी से स्वीटनिंग होनी चाहिए। ठीक है, पसीना भी निकले, तब आपको डायबिटीज़ नहीं होगा। ठीक है, ये अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपको ये डायबिटीज़ मेलिटस नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत रेयर केस 1% चांस है कि आपको हो जाए। अगर आप कहीं पर बैठे हैं, दिन भर बैठे रहते, पड़े रहते, लेटे रहते, खा पी के टीवी देखते रहते, तो 100% चांस होते हैं। मतलब 100% का मतलब ये है कि 99% आपको हो सकता है। ठीक है, आपको हो सकता है अगर आप फिजिकली वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है, फिर डायबिटीज़ की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ेगी, और अगर आप फिजिकली वर्क करते हैं तो आप अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए घर का भी ख्याल रखेंगे, आपका घर का काम भी हो जाएगा, आप भी फिट रहेंगे, घर भी फिट रहेगा। तो इसलिए जो भी काम हुआ करे, जितने भी हमारे चैनल्स पे हैं, जो भी काम हुआ करे घर के मैंडेटरी वर्क, वो आप जरूर किया करें फिजिकली वाले। ठीक है, कहा करें नहीं माँ मुझे करना है। अगर आप गर्ल्स हैं तो आप कहा करें नहीं मम्मी मैं रोटी बनाऊंगी, ये काम करूंगी, वो काम करूंगी, दुनिया के काम, छत में 2-3 बार चढ़ना, ये काम करना, वो काम करना, सारे कपड़े ढो डालो घर के। ठीक है, जो भी चादर, ये सारी चीज़ें होती हैं, पर्दे वगैरह, सारे घर के काम कर दिए, मम्मी भी खुश, आप भी खुश। ठीक है, फिजिकल भी आपका बॉडी भी मेंटेन हो जाएगा और घर वाले भी खुश हो जाएंगे। अगर ससुराल में है तो बहुत ही अच्छी बात, सास ससुर मम्मी पापा सारे खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बॉडी में फिजिकली वर्क जरूर लेते रहें। तो सेडेंट्री लाइफ आप ना व्यतीत करें। ठीक है, सेडेंट्री लाइफ का मतलब है कि घर में लेटे रहना, काम करना, ये थोड़ा बहुत पोछा ओछा लगाने से ज़्यादा कुछ होगा नहीं, बशर्ते ज़्यादा करेंगे तो काम ठीक है, समझे। तो इसलिए आपको इस तरह का लाइफ स्टाइल अपनाना चाहिए, फिजिकल वर्क करना चाहिए, खाना खाने के बाद टहलना चाहिए, कम से कम आपको 1000 मीटर डेली टहलना चाहिए खाना खाने के बाद, तभी आप सोएं। ठीक है, तभी आप सोएं। एटलीस्ट थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम, एटलीस्ट बोला मैंने यहाँ पर 1000 मीटर कम से कम आपको चलना है खाना खाने के बाद। ओके, तो आपको ध्यान देना चाहिए जो भी पॉइंट मैंने बताया आपको। और विटामिन ए लेने से आपको, विटामिन ए की कमी या लेने से, ज़्यादा लेने से आपको डायबिटीज़ नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर, ये रहा 60।
क्वेश्चन नंबर 60 पढ़ें फिर आंसर बताएं। नेशनल प्रोग्राम NPCD-CS इंक्लूड, राष्ट्रीय कार्यक्रम ये जो दिया गया NPCD-CS में शामिल है, आपको बताना है क्या शामिल है। इसका जो राइट आंसर है सेकेंड वाला है। क्या सेकेंड वाला? कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर एंड स्ट्रोक, ये शामिल है, आपको ये याद कर लेना चाहिए, ठीक है, सेकेंड नंबर पे जो दिया गया है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये 61 दिया गया, 61 नंबर पढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉजेज ऑफ द टाइप 2 डायबिटीज, मेजर काजेज क्या है इसका? राइट आंसर आपको बताना है डायबिटीज़ 2 का। ये मैंने एक बार इसे डिटेल्स में बहुत समझाया था। सेकेंड वाला होगा मोटापा, ठीक है, मोटापा ये लिखा है ओबेसिटी, ठीक है। इसके हमने 2-3 कारण बताए थे, आप यहाँ पर केवल ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझ लें। ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। ये डायबिटीज़ मेलिटस का कारण ये सेकंड टाइप ऑफ डायबिटीज़ का कारण होता है, ओके, मोटापा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 पढ़ें फिर आंसर बताएं क्या होगा राइट आंसर इसका। ओरल ये लिखा है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में बी यूज टू ट्रीट द पेशेंट विथ, आपको यहाँ पर फिल करना है रोगियों के उपचार हेतु मौखिक हाइपोग्लाइसेमिक एजेंटों का उपयोग किया जा सकता है। क्या है राइट आंसर इसका? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 है। क्या है? ऑप्शन 4 है। ये लिखा है सेकेंड टाइप डायबिटीज, यहाँ पर ये फिल किया जाएगा, आप देख लें, ऑप्शन सेकेंड होगा यहाँ पर रोगियों के, ये लिखा सेकेंड टाइप के, ये यहाँ पर ये फिल किया जाएगा, ऐसे पढ़ा जाएगा, सेकेंड टाइप के मधुमेह रोगियों के उपचार में मौखिक हाइपोसैलेमिक एजेंटों का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, इनका उपयोग किया जा सकता है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक का सेकेंड टाइप में, ओके। नेक्स्ट एक क्वेश्चन 63 पढ़ें फिर आंसर बताएं क्या होगा राइट आंसर इसका। यहाँ पर दिया गया है द डिसीज कवर्ड बाय द नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब सभी दिए गए वो वेक्टर बॉर्न डिसीजेज के अंतर्गत आते हैं कंट्रोल प्रोग्राम के, लेकिन एक नहीं आता, आपको बताना है वो कौन सा नहीं आता, ठीक है। ये लेकर राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली बीमारी निम्नलिखित में से सभी हैं। एक मतलब सिवाय नहीं, सिवाय का मतलब हमेशा आपको एक ही आंसर फाइंड करना होता है। पहला वाला राइट आंसर इसका क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस, ओके, इसी को टपेटिक भी कहा जाता है। फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर होगा, इसे नहीं शामिल किया गया है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, हिंदी में ध्यान रखेंगे तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इंग्लिश में अगर इसके बारे में ध्यान रखेंगे तो लिखा है नेशनल वेक्टर डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, ये पूरा नाम लिखा गया। इसके अंतर्गत ट्यूबरकुलोसिस को नहीं शामिल किया गया। शामिल किसे किसे किया गया? ये जो 3 लिखे हैं नीचे वाले, ठीक है, मलेरिया और फाइलेरियासिस और काला आजार को। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 64 पढ़ें फिर आंसर बताएं क्या होगा राइट आंसर इसका। ये लिखा है द मेजर इनिशिएटिव टेकन अंडर द नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम इज, पढ़ लें हिंदी में भी, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन प्रोग्राम के तहत दी गई प्रमुख पहल है। ऑप्शन पढ़ें अगर आपको पढ़ना है, देखें जल्दी से। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 है, ये सभी, ठीक है, ये सभी आप इन्हें पढ़ लेना फुर्सत में, ठीक है। देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं यहाँ पर, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है आपके स्क्रीन पर 65। यहाँ पर पूछा गया द प्रोग्राम डेट एम टू ट्रेंड हेल्थ पर्सनल इन बेसिक न्यूबॉर्न केयर एंड रिसक्सिटेशन इज, एक कार्यक्रम जिसका लक्ष्य बुनियादी नवजात देखभाल और पुनर्जीवन में स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करना है, वह है, आपको बताना है क्या है, कौन से कार्यक्रम है वो। इसका ये सेकंड वाला ऑप्शन सही है, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इसके अंतर्गत ये सारे केयर प्रोवाइड किए जाते हैं। आप क्वेश्चन देख ले दोनों भाषाओं में अच्छे से, यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर एक कार्यक्रम जिसका लक्ष्य बुनियादी नवजात देखभाल और पुनर्जीवन स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करना है, तो वो किसके अंतर्गत प्रशिक्षित किया जाता है? जो स्वास्थ्य कर्मी होते हैं जो नवजात बच्चों का ख्याल रखते हैं, उनके पुनर्जीवन का भी ध्यान रखते हैं, तो वो नवजात शिशु का सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है, ओके, समझ गए होंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 66, क्वेश्चन नंबर 66 पढ़ें फिर आंसर बताएं क्या होगा राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 66 ये रहा, व्हाट इज द प्रपोज्ड टाइमलाइन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द मदर्स अकॉर्डिंग टू द माइक्रो बर्थ प्लान ऑफ जननी सुरक्षा योजना। देख लें क्वेश्चन, जननी सुरक्षा योजना की सूक्ष्म जन्म योजना के अनुसार माताओं के पंजीकरण के लिए प्रस्तावित समय सीमा क्या है? इसकी जो प्रस्तावित समय सीमा होती है 20 से 24 वीक होती है। कितनी होती है? 20 से 24 वीक होती है। सेकेंड वाला ऑप्शन सही है, आपको इसी तरह याद कर लेना चाहिए। क्वेश्चन अगर आप देखना चाहें तो दोबारा देख सकते हैं। यहाँ पर इनकी समय सीमा पूछी गई सूक्ष्म जन्म योजना के अनुसार, तो इनकी 20 से 24 सप्ताह होती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 67।
क्वेश्चन नंबर 67 पढ़ें फिर आंसर बताएं क्या होगा राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन दी वॉलंटियर देमसेल्व्स अंडर दी वंदे मातरम स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग सेफ मदरहुड। कई बार बताया इस स्कीम के बारे में बहुत डिटेल से, पिछले जब 100 के पहले वीडियो पढ़ा रहा था मैं, टेस्ट सीरीज चल रही थी। निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षित मातृत्व सेवाएं प्रदान करने के लिए वंदे मातरम योजना के तहत स्वयं सेवा कार्य कर सकता है? क्या है राइट आंसर इसका? इसका चौथा नंबर पर राइट आंसर लिखा हुआ है ये लिखा है ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जो होगा वो। यहाँ पर क्वेश्चन पर कौन सुरक्षित मातृत्व सेवा प्रदान करने के लिए वंदे मातरम योजना के तहत स्वयं सेवा कर सकता है? तो वो कर सकता है ये जो इस प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ होगा वो कर सकता है, ठीक है, मातृत्व सेवा प्रदान कर सकता है सुरक्षित वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68 पढ़ें फिर आंसर बताएं। ये लिखा है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? क्या है राइट आंसर इसका? कमेंट करें। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है 2014 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। नेशनल एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 2014। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69 पढ़ें फिर आंसर बताएं क्या होगा राइट आंसर इसका। यहाँ पर पूछा गया राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK हैज़ फॉलोइंग 6 प्रायोरिटी एरियाज एक्सेप्ट, मतलब 6 प्रायोरिटी एरियाज हैं इसके अंतर्गत। आपको बताना है यहाँ पर 3 दिए गए सही है, 1 गलत होगा, ठीक है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से को छोड़कर सभी 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्र आते हैं। आपको बताना है 1 नहीं आता, वो कौन सा नहीं आता? क्या है राइट आंसर इसका? एड्रेस, ये तीसरे वाला लिखा है, ठीक है। एड्रेस कंडीशन फॉर दी कम्युनिकेबल डिसीज, ये नहीं आता संचारी रोगों की परिस्थितियों का पता करना, ये इसके अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है। ये जो कार्यक्रम है यहाँ पर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK, इसके अंतर्गत ये सभी शामिल हैं, ये शामिल, ये तीसरे नंबर वाला नहीं शामिल। एड्रेस कंडीशन फॉर कम्युनिकेबल डिसीज, बाकी दिए गए ये सभी शामिल हैं, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 पढ़ें फिर आंसर बताएं। किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके पहले जो हमारे सेकंड चैनल है ना GK वाला, GK GS जिसमें मैं पढ़ा था, उसमें मैंने इसे बहुत अच्छे से समझाया था, सारे उपनाम बताए थे, किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर है पंजाब को कहा जाता है, ठीक है, पंजाब को कहा जाता है। जो दूसरे चैनल्स पे है ना, पहले नर्सिंग के जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम्स, वही हमने कवर किए थे वहाँ पर। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बता सकते हैं क्या होगा राइट आंसर इसका? 7 अप्रैल, सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 72 नंबर। ये लिखा है द स्टेट इन विच द फेमस अजंता केव्स आर सिचुएटेड इन, प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? बहुत डिटेल से कवर किया था दूसरे चैनल्स पे मैंने, GS इंडिया रिसर्च सेंटर पे, जब मैं GK पढ़ा रहा था आपको आपके एग्जाम्स के पहले, मैंने जब बताया था मंदिर, भारत के प्रमुख मंदिर, तो मुझे पता था ये टॉपिक ज़्यादा पूछा जाता है नर्सिंग में, और जो उपनाम होते हैं, सरनेम होते हैं, ये नर्सिंग में बहुत पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो हमारे वीडियो पहले बनाए थे ना, वो सभी नर्सिंग के लिए थे। तो देखिए यहाँ से एकदम 3-4 क्वेश्चन एकदम GK के वहाँ से मिल रहे हैं उस चैनल से, ठीक है। तो आपको पता होगा अजंता गुफाएँ कहाँ है? महाराष्ट्र में है। सेकेंड नंबर औरंगाबाद, ये सारी चीज़ें बताई थी ना मैंने, महाराष्ट्र में, आप इतना ध्यान रखें। और इसके बारे में बताई थी कितनी यहाँ पर मूर्तियाँ हैं, कितनी और कैसे बनाया गया इनको, और कौन से धर्म से संबंधित हैं, ये सभी मैंने बताया था सारे पॉइंट आपको, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको लोगों को बहुत डिटेल्स समझाया था, तो आप लोगों को लग रहा था कि नहीं ज़्यादा डिटेल्स हो गया। कुछ लोगों ने जिनने पढ़ा उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी अच्छे डिटेल्स से वहीं से ये क्वेश्चन बन जाते हैं। डिटेल्स में इसलिए पढ़ा देता हूँ ताकि आपको एक स्टोरी की तरह याद रहे ज़्यादा टाइम के लिए। जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ मैं ज़रूर बताता हूँ, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। इन विच, ये लिखा है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर क्लासिकल डांस फॉर दी आंध्र प्रदेश। ये भी मैंने जब वहाँ पर लोक नृत्य कवर किए थे दूसरे चैनल्स पर, तब मैंने बताया था, जो GS इंडिया रिसर्च सेंटर उसमें बताया नहीं था ये सारे क्वेश्चन, कि आंध्र प्रदेश का सबसे लोक नृत्य डांस कौन सा होता है? कुचिपुड़ी होता है, ठीक है, थर्ड वाला आंसर सही है। और तमिलनाडु का भरतनाट्यम होता है, ठीक है, कथक ये उत्तर भारत का होता है, ठीक है। मोहिनीअट्टम केरल का भी होता है, आंध्र प्रदेश का भी होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर ये केरला का है यहाँ पर, ठीक है, ये लिखा है मोहिनीअट्टम केरला का है, ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का आता है, ठीक है, बहुत फेमस है, ओके। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक ये उत्तर भारत का है, नॉर्थ इंडिया का, ओके। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ये ध्यान रखना। कई बार बहुत अच्छे डिटेल्स भी समझाया था उस चैनल्स पर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 74 पढ़ें फिर आंसर बताएं क्या होगा राइट आंसर इसका। ये लिखा है आप पोस्टमार्टम वुमेन शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू परफॉर्म डी, ये लिखा है केगल एक्सरसाइज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज, किस लिए केगल एक्सरसाइज किया जाता है? ये केगल एक्सरसाइज के बारे में बताया गया है यहाँ पर, आप देख लें।
एक प्रसवोत्तर महिला को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए केगल व्यायाम को करने का निर्देश दिया जाना चाहिए? कि मतलब एक महिला जो पोस्टपार्टम, ठीक है, प्रसवोत्तर के बाद, तो उसे केगल एक्सरसाइज करने को कहा जाता है, वो किस लिए कहा जाता है, ये बताना है आपको। ऑप्शन देखें अब। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 है। क्या है? ऑप्शन 4। ये लिखा है द स्ट्रेंथन दी पेल्विक फ्लोर मसल्स, ठीक है, पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए ये कहा जाता है, एक्सरसाइज की जाती है। कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज का नाम मेंशन है कि केगल व्यायाम किया जाता है, ठीक है। पोस्टपार्टम के बाद क्या किया जाता है? केगल एक्सरसाइज डॉक्टर सलाह देते हैं कि ये करना चाहिए आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन 75, पढ़ें फिर आंसर बताएं क्या होगा राइट आंसर इसका। ये मैंने कई बार क्वेश्चन कवर किया है, इसे बताया भी है जब मिडवाइफरी में पढ़ा रहा था और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी इसे कवर किया था। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ये लिखा है द प्राइमरी ग्रेविडा मदर डिलीवर्ड अ मेल बेबी। एक प्राइमरी ग्रेविडा महिला है, वो एक मेल बेबी को जन्म देती है। द न्यू बॉर्न हैज विजिबल सिक्रेशन आफ्टर द बर्थ। द नर्स हैज़ टू द सेक्शन द न्यू बॉर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। एक लिखा है यहाँ पर प्राइमरी ग्रेविडा माता ने एक नर बच्चे को जन्म दिया। जन्म के बाद नवजात में स्त्राव दिखाई देता है, मतलब एक सिक्रेशन दिखाई देता है। नर्स को नवजात का सक्शन निम्न में से किस विधि से करना चाहिए? ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। पहले कहाँ का सक्शन किया जाता है? पहले मुंह का किया जाता है, बाद में नाक का किया जाता है ना। मैंने कई बार बताया नहीं कि जब भी बेबी डिलीवर्ड होता है, डिलीवर्ड के बाद क्या होता है? पहले मुंह का सक्शन किया जाता है, उस मुंह की सफाई की जाती है, फिर इसके बाद नाक की जाती है। फर्स्ट होता है पहले माउथ का, ठीक है, फिर इसके बाद नाक का होता है। बहुत अच्छे से, बहुत जोर दे के मैंने ये क्वेश्चन कवर किए थे जब चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ा रहा था और मिडवाइफरी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 75 पढ़ें फिर आंसर बताएं। द टू परफॉर्म दी नेसोफ्रेंजियल एयर वे सक्शनिंग फॉर आ कॉन्शियस पेशेंट विथ द फंक्शनल गैज the nurse should place the patient head in which of the following position। यहाँ पर पूछा गया एक कार्यात्मक गैग के साथ सचेत रोगी के लिए नासाफ्रेंजियल एयरवे सेक्शनिंग करने के लिए नर्स को रोगी के सिर को निम्नलिखित में से किस स्थिति तक रखना चाहिए? एक्सटेंड करना चाहिए या रखना चाहिए? क्या है राइट आंसर? अब ऑप्शन देखें, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ये इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 है। ये नेक हाइपर एक्सटेंडेड की जाएगी। जो गर्दन है ना, इसको सीधी कर दिया जाएगा, मतलब एक्सटेंडेड किया जाएगा, एकदम सीधा इस तरह एक्सटेंड किया जाएगा, ठीक है, एक्सटेंड किया जाएगा, इस तरह एक्सटेंड किया जाएगा। अगर यहाँ पर ये भी देखा जाता है अगर इसको अगर नर्स खड़ी होती तो किस तरह खड़ी होती? ये क्या होती है, जैसे कि जो पेशेंट होता तो वो क्या होता है, उसके इस तरह बाएं तरफ खड़ी होती, ठीक है, अगर खड़े होने की बात करता है। लेकिन ये यहाँ पर एक्सटेंडेड के लिए बात किया गया, सेक्शनिंग के लिए, ठीक है। तो ये नेक को हाइपर एक्सटेंडेड करेगी, नेक को क्या करेगी? हाइपर एक्सटेंड करेगी इस तरह, ठीक है। हाइपर एक्सटेंड का मतलब होता है कि इसको यहाँ से थोड़ा हाइपर कर देगी, मतलब थोड़ा फैला देगी, इस तरह सीधा कर देगी। ओके, ये एक्सटेंडेड होगा, फ्लेक्स नहीं रखेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 77 पढ़ें फिर आंसर बताएं। ये लिखा है व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग द एनिमा पेशेंट शुड बी प्लेस्ड इन। एनिमा देते समय रोगी को किस स्थान पर रखना चाहिए, किस स्थिति में रखना चाहिए? यहाँ पर पोजीशन है, गलत लिख किया है, यहाँ पर स्थान नहीं होगा, ठीक है। या देख सकते हैं आप, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है राइट आंसर। पहला वाला सही है, सिम्स पोजीशन दी जाएगी। कौन सी? एनिमा देते समय सिम्स पोजीशन दी जाती है। अगर देखिए यहाँ पर सिम्स पोजीशन मेंशन किया गया, ठीक है। अगर बाय द वे ना होता तो लेटरल पोजीशन मानी जाती है आंसर। क्या? लेटरल पोजीशन, क्योंकि लेटरल रिकमेंड पोजीशन को ही सिम्स पोजीशन कहा जाता है। तो ध्यान रखना है आपको, सिम्स पोजीशन और लेटरल रिकमेंड पोजीशन सेम होता है। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 78 पढ़ें फिर आंसर बताएं। लिखा है फैसिलिटी बेस्ड काउंसलिंग सेंटर प्रोवाइडेड हेल्थ एजुकेशन टू द एडोलसेंट ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एरियाज एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया सुविधा आधारित परामर्श केंद्र निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में किशोरों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करते हैं, सिवाय एक में नहीं करते, 3 में करते होंगे। दिए गए ऑप्शन में से 3 सही होंगे, 1 गलत होगा, ठीक है। जब भी सिवाय वाली बात आए ना, सिवाय या एक्सेप्ट पूछा जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि 3 सही है, 1 गलत होगा। आपको गलत वाला फाइंड करना है, ठीक है। क्या होगा राइट आंसर इसका मतलब यहाँ पर चौथा वाला राइट आंसर होगा अर्ली मैरिज एंड चाइल्ड बेयरिंग। यहाँ पर अब देखें क्वेश्चन को फिर से अच्छे से। यहाँ पर पूछा गया फैसिलिटी बेस्ड जो काउंसिल सेंटर होते हैं, हेल्थ एजुकेशन वाले जितने भी सेंटर होते, सुविधा आधारित परामर्श केंद्र जो होते, तो उनमें कौन सी शिक्षा नहीं प्रदान की जाती? उनको ये शिक्षा नहीं प्रदान की जाती कि तुम्हारा शीघ्र विवाह किया जाएगा और फिर इसके बाद तुम बच्चे पैदा करोगे, ठीक है, चाइल्ड बियरिंग, तुम ये कार्य संतानोत्पत्ति ये नहीं कर। बाकी इन सभी के बारे में शिक्षित किया जाता है, न्यूट्रिशन के बारे में, प्यूबर्टी के बारे में, प्रिवेंशन ऑफ एसटीडी,
मतलब जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है इन सभी के बारे में बताया जाता है। इसके बारे में नहीं उनको प्रमोट किया जाता है या शिक्षा दी जाती कि तुम जल्दी विवाह करना या चाइल्ड बियरिंग या संतानोत्पत्ति करना, या इसके बारे में नहीं बताया जाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79, पढ़ें फिर आंसर बताएं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देख लें आप इसे थोड़ा सावधानी के साथ। क्वेश्चन पढ़ लें आप। ए नर्स वर्किंग विद द, वीडियो को पॉज कर लेना आप, ठीक है। वर्किंग द एडोलसेंट इन द जुवेनाइल होम डिस्कस द डेवलपमेंटल टास्क एप्रोप्रिएट फॉर द एडोलसेंट विथ द केयर टेकर एंड एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइमरी डेवलपमेंट टास्क ऑफ एन एडोलसेंट इज। किशोर गृह में किशोर के साथ काम करने वाली एक नर्स देखभाल करने वालों के साथ किशोरों के लिए उपयुक्त विकासात्मक कार्य पर चर्चा करती है। एक किशोर के प्राथमिक विकासात्मक कार्य का एक उदाहरण है, आपको बताना है कौन सा उदाहरण है। विकासात्मक कार्य का उदाहरण होगा ये, इसका राइट आंसर होगा साथियों के साथ संबंध विकसित करने के लिए सक्षम समय व्यतीत करना, चौथा नंबर, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल दिया जाएगा, प्राथमिक विकासात्मक कार्य का उदाहरण होगा। स्पेंडिंग द टाइम डेवलपिंग द रिलेशनशिप विद द पीयर्स, ओके, साथियों के साथ संबंध विकसित करने के लिए समय व्यतीत करना। क्वेश्चन आप देख लें फिर से, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोबारा क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था। क्वेश्चन अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 पढ़ें फिर आंसर बताएं। ये पोजीशन देखें आप पहले, यहाँ पर पोजीशन बताई जा रही है। ये लिखा है विच पोजीशन इज डिमॉन्स्ट्रेटिंग हेयर, कौन सी पोजीशन प्रदर्शित की जा रही, देख लें 1 2 3 ये 4, चौथी नंबर पे पोजीशन। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति है जो, अब यहाँ पर आप ऑप्शन देख लें ऑप्शन के बारे में, ठीक है। ये ऑप्शन आप देखते हैं यहाँ पर कि ये कौन सी पोजीशन दिखाई जा रही है। ये देखिए ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन में इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा, रिकवरी पोजीशन के बारे में दिखाया जा रहा है। अब इमेज देख सकते हैं आप फिर से, ठीक है। ये इमेज जो दिखाई जा रही है ये रिकवरी पोजीशन की दिखाई जा रही है। अगर सिंगल वगैरह होता तो कोई और आंसर होता, लेकिन यहाँ पर कई रिकवरी पोजीशन के बारे में बताया जा रहा है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, रिकवरी पोजीशन दिखाई जा रही है यहाँ पर, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा 81 आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, इसको आपको पहचानना है कि कौन सा है। इस उपकरण को पहचाने, ये जो यहाँ पर जो दिया गया है कौन सा ये उपकरण है जो दिया गया। अब आप अगर ऑप्शन देखना चाहें तो देखें, ये ऑप्शन दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं ये ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर है चौथा वाला, बेबकॉक फोर्सेप है, क्या है, चौथा वाला, ठीक है। आप देख लें दोबारा इमेज को, ये इमेज रही, और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, बेबकॉक फोर्सेस है, ओके। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यह भी इमेज दिखाई गई, आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट। आपको इस इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करना, पहचानना, इस उपकरण को पहचाने। पूरा देख ले इमेज आप, ये इमेज रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। आपको पहचानना है कि ये कौन सा इमेज है, क्या होगा राइट आंसर इसका। देखें ऑप्शन, ये ऑप्शन दिए गए हैं आपकी स्क्रीन पर, ये ऑप्शन है, दिख रहे हैं ऑप्शन, ये देखिए ऑप्शन। अब इसका जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन 4 होगा। ये जो इमेज में दिखाया गया है ना, ये इन्फेंट इंक्यूबेटर दिखाया गया है, क्या, इन्फेंट इंक्यूबेटर दिखाया गया, यहाँ पर देख लें आप, ये इन्फेंट इंक्यूबेटर, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है ये आपकी स्क्रीन पर 83। यहाँ पर भी इमेज दिखाया गया है, देखिए इमेज को। विच वन इज मोर अप्रोप्रिएट इन प्रिवेंटिंग एक्यूट डायरियल डिसीज, गंभीर अतिसारीय रोग को रोकने में कौन सा अधिक उपयुक्त है। देखें यहाँ पर ऑप्शन, फिर इसके बाद ये देखें राइट आंसर क्या होगा इसका। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 है, ये सभी, ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या क्या उपयुक्त माना गया है। डायरी, जब किसी व्यक्ति को, किसी भी बेबी को डायरिया वगैरह हो जाता है, अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना, मेंटेनिंग द गुड पर्सनल हाइजीन, मेंटेनिंग गुड फूड हाइजीन बनाए रखना, ठीक है, मेंटेनिंग द गुड इन्वायरमेंट हाइजीन, ये सभी अगर बनाए रखेंगे आप तो डायरिया होने से रोका जा सकता है। क्वेश्चन में ये पूछा गया था गंभीर वाला, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा है गंभीर अतिसारी रोग को रोकने में कौन सा अधिक उपयुक्त होगा। जो दिए गए ऑप्शन है ये सभी हैं, ठीक है, कि इन्वायरमेंट अच्छा बनाए रखो अपने आसपास का, और वहाँ पर जो हाइजीन है वो भी अच्छा रखना है, साफ सफाई भी रखना है, ठीक है। ये लिखा है एक्यूट डायरियल से तब बचा जा सकता है, दिए गए ऑप्शन में से पढ़ लें। मेंटेन गुड एंड पर्सनल हाइजीन, मेंटेन द गुड फूड हाइजीन एंड मेंटेन द गुड इन्वायरमेंट हाइजीन, इन सभी के माध्यम से बचा जा सकता है डायरियल इन्फेक्शन से या एक्यूट डायरियल से। नेक्स्ट एक क्वेश्चन 84 पढ़ें फिर आंसर बताएं। ये लिखा है विटामिन ए की कमी की विशेषता है। बहुत बार बताया विटामिन ए, विटामिन से तो कोई क्वेश्चन आपसे छूट ही नहीं सकता, इतना डिटेल से पढ़ाया मैंने, ठीक है। और उन्हीं क्वेश्चनों को बताया जो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, A to Z पढ़ा दिया, ठीक है, आपको देखा जाए तो।
विटामिन से जो क्वेश्चन कभी भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा आपसे छूटेगा नहीं, पहला वाला आंसर होगा वाइट हॉट स्पॉट। ठीक है, देखिए विटामिन ए की कमी से कौन कौन सा हो जाता। ठीक है, देखिए विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती। ठीक है, जीरोफेथैल्मिया हो जाता, क्रेटोमलेसिया हो जाता, वाइट हॉट स्पॉट हो जाता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इतनी जितनी मैंने बताई ये एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। फिर से अगर देखना चाहें, देखिए विटामिन ए की कमी 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 से कौन कौन सी डिसीज हो जाती है। वाइट आउट स्पॉट ले लो एक पहला नंबर पे। ठीक है, फिर नाइट ब्लाइंडनेस ले लो। ठीक है, तीसरे नंबर पे जीरोफेथैल्मिया ले लो, चौथे नंबर पे क्रेटोमलेसिया ले लो। ठीक है, ये बीमारियां हैं जो ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम्स में। लो विजन हो जाता, लो विजन। ठीक है, लो विजन हो जाता, वाइट आउट स्पॉट, ये नाइट ब्लाइंडनेस है, क्रेटोमेलेसिया, जीरोफेथैल्मिया है, और कंजावाइटल जीरोसिस होता है। ये डिसीजेज जो मेन होती है विटामिन ए की कमी के कारण, इसलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन ए की कमी मत होने दें अपनी बॉडी में। ओके, तो ध्यान रखना है आपको, ये जो इतनी बताई ना डिसीज, ये एग्जाम्स में सब पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आप 85 पढ़ें, फिर आंसर बताएं क्या होगा राइट आंसर इसका। ये लिखा है फोम्स क्रीम जेलीज आर विच मेथड ऑफ द कंट्रासेप्शन। फोम क्रीम और जेली गर्भ निरोधक की कौन सी विधि है। आपको दिए गए ऑप्शनों से राइट आंसर सेलेक्ट करना है, गर्भ निरोधक की कौन सी विधि है। थोड़ा बहुत अगर आपको पता होगा तो बता सकते हैं। ये जेली क्रीम भाई किसके अंतर्गत आएगी दिए गए ऑप्शन में से। ये नेचुरल होगी कि कैसी होगी, फिजिकल मेथड होगा कि केमिकल मेथड होगा। यार क्रीम क्या होती है, केमिकल मेथड होती है, केमिकल से बनाई जाती है, क्रीम की नहीं बनाई जाती है। देखिए क्या क्या मिलाया जाता है, एसिलिक एसिड मिलाया जाता है, ग्लिसरीन मिलाया जाता है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारे और जैसे कि यहाँ पर कंट्रासेप्शन में इस्तेमाल किया गया। क्रीम किसी भी प्रकार की होती है। ठीक है, क्रीम कोई भी हो, वो क्या है केमिकल उसमें ज़रूर मिलाया जाता है। उसको कंजर्व करने के लिए भी मिलाया जाता है, बेंजोइक एसिड भी मिलाया जाता है, और भी कई आते एसिड जिनको इस्तेमाल किया जाता है इनको कंजर्व करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है केमिकल मेथड होगा। फोम भी फोम जेली, ये क्योंकि ये प्रोसेसिंग करके बनाए जाते हैं केमिकल मिला के, तो इसलिए क्या होता है केमिकल मेथड के अंतर्गत आता है। ये गर्भ निरोधक का केमिकल मेथड है। अब फोम जेली ये सारी चीज़ें यूज की जाती है गर्भ निरोधक के रूप में, लेकिन रासायनिक मेथड है, रासायनिक विधि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये लिखा है 86 पढ़ें फिर आंसर बताएं। ये लिखा है परिवार नियोजन के उद्देश्य निम्नलिखित सभी हैं, एक नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा नहीं है। दिए गए ऑप्शनों में से जो राइट आंसर वो बताएं जल्दी से। फैमिली प्लानिंग का जो राइट आंसर है, सभी उद्देश्य सही है लेकिन एक नहीं सही है। वो लिखा है यहाँ पर टू मिनिमाइज द इंटरवल बिटवीन द प्रेगनेंसी, ये तीसरे नंबर वाला। ठीक है, आप पढ़ लेना इसे, जब भी अगर शक हो किसी प्रकार का तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अभी इसके बाद डिटेल्स में अब हम बताएंगे। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी क्वेश्चन में, कैसा आपको फील हो रहा था एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्मिनल मेथड ऑफ द कंट्रासेप्शन, निम्नलिखित में कौन सा गर्भ निरोधक की एक टर्मिनल विधि है। आपको बताना टर्मिनल विधि कौन सी गर्भ निरोधक की, बहुत बार बताया इसको। ठीक है, बहुत बार। ये सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा, वैसेक्टोमी। ठीक है, टर्मिनल विधि मानी जाती है। गर्भ निरोधक की कौन सी टर्मिनल विधि है, वैसेक्टोमी। ठीक, सेकंड वाला राइट आंसर है। इसमें किया जाता है वेस्ट काट दी जाती है। क्या की जाती है, वेस्ट डिफरेंस से एक जो नली होती ना, जो मेल पर्सन में होती, और वैसेक्टोमी किनका किया जाता, मेल का किया जाता, ना कि फीमेल का। ठीक है, फीमेल में क्या किया जाता है, ट्यूबेक्टोमी किया जाता। यहाँ पर ये वाली नली काट दी जाती है, ये वाली, ये जो टेस्टिस से जुड़ी होती ना, इसको वेस्ट डिफरेंस कहा जाता है इस वाली को। ये एक नस आती, ठीक है, इसी को काट दिया जाता है, काट के बांध दिया जाता है, इसी को वैसेक्टोमी कहा जाता है। ये टर्मिनल विधि होती है। फिर इसके बाद वो कितना भी कुछ करें बेबी नहीं होने वाला। ठीक है, अगर वैसेक्टोमी हो गया, ये इसीलिए टर्मिनल विधि मानी जाती है। ठीक है, कुछ भी कर लो, फिर रात दिन मेहनत करो, कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 88 पढ़ें क्वेश्चन को फिर आंसर बताएं। प्रिवेंशन द मेथड ऑफ द हेल्प वुमेन अवॉइड द अनवांटेड प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। महिलाओं को अवांछित गर्भाशय से बचने में मदद करने के लिए निवारक उपाय को निम्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काफ़ी सिंपल है क्वेश्चन, देख लिया। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता सकते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता सकती हैं। सेकेंड वाला कंट्रासेप्टिव मेथड कहा जाता है ना, जब भी महिलाओं को अवांछित गर्भधारण करने से बचना हो तो उसे क्या कहा जाता है, कौन सा मेथड होगा, कंट्रासेप्टिव मेथड बोला जाता है। ठीक है, बहुत बार बताया है आपको, डिफाइन जो वर्ड करता हूँ नीचे डिटेल्स में जरूर समझा करें जो हमारे टेस्ट सीरीज आती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 89 पढ़ें फिर आंसर बताएं। लिखा जब दस्त 24 दिनों से अधिक समय तक रहता है तो उसे क्या कहता है, व्हेन द डायरिया लास्ट फॉर मोर देन 14 डेज इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है उसे, पर्सिस्टेंट डायरिया कहा जाएगा। तीसरा नंबर, पर्सिस्टेंट का मतलब होता है लगातार जो डायरिया बना रहता है। ठीक है, 14 दिनों से अधिक ऊपर हो गया तो पर्सिस्टेंट कहलाता, मतलब लगातार बना रहता। ठीक है, ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर है। 90 नंबर पढ़ें, 90 नंबर पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग द नेशनल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ द पैरासाइटिक डिसीज ऑफ द NCDC। अब हिंदी में पढ़ने निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम NCDC के परिजीवी रोगों के विभाग के लिए लागू किया गया है। कौन सा लागू किया गया, कौन सा कार्यक्रम लागू किया गया है। ठीक है, जो भी राइट आंसर है देख सकते हैं, ग्यूनिया वर्म इरेडिकेशन प्रोग्राम लागू किया गया है।
पहला वाला इसका राइट आंसर है। ये लिखा है गिनी वॉर्म इरेडिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं परजीवी रोगों को रोकने के लिए स्टार्ट किया गया एनसीडीसी के अंतर्गत। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर ये पूछा गया है यहाँ पर, इट इज़ द एबिलिटी टू मेक द लॉजिकल रेशनल डिसीजन एंड इज डिसाइड वेदर आर्ग्यू एक्शन इज राइट और रॉन्ग। यहाँ पर दिया गया है एक तार्किक तर्क संगत निर्णय लेने और यह तय करने की क्षमता कि दिया गया कार्य सही है या गलत। क्या कहते हैं आप उसे? इसका जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन पहला होगा जजमेंट कहा जाता है। क्या? जजमेंट। अगर मान लो कि आपके लिए कोई ऐसी रीजनिंग छोड़ी गई, मतलब कुछ भी ऐसा रीजन छोड़ा गया कि हाँ ये चीज़ गलत होगी या सही होगा या निर्णय कैसा होगा, तो आपका माइंड क्या करता है उसको मतलब जजमेंट करता है ना, जज करता है उसको। तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा, दिए गए ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन 92 पढ़ें फिर आंसर बताएं क्या होगा राइट आंसर इसका। यहाँ पर पूछा गया है इट इन्वॉल्व्स यूजेज ऑफ द मैनुअल communication and body language to the convey meaning as opposed to the acoustically conveyed sound patterns। इसमें ध्वनिक रूप से संप्रेषित ध्वनि पैटर्न के विपरीत अर्थ को व्यक्त करने के लिए मैनुअल संचार और बॉडी लैंग्वेज का उपयोग शामिल है। आपको बताना है मैनुअल यूज किया जाता है, बॉडी लैंग्वेज का यूज किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? दिए गए ऑप्शन देखें आप, दिख रहा होगा आपको। इसका जो राइट आंसर है ना, सेकंड वाला राइट आंसर है। क्या? सेकंड वाला। ये लिखा है सांकेतिक भाषा का यूज किया जाएगा सेकंड वाला का, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा समझ लें क्यों ऐसा होता है। यहाँ पर दिया गया ऑप्शन में पूछा गया था इसमें ध्वनिक रूप से संप्रेषित ध्वनि पैटर्न के विपरीत ध्वनि पैटर्न, जैसे कि मैं कहूँगा, मैं किसी चीज़ के बारे में बताता हूँ, जैसे कि मैं वॉइस कर रहा हूँ, वॉइस ओवर कर रहा हूँ, जिससे मैं बोल रहा हूँ कि आपके शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, कितनी हड्डियाँ पाई जाती। तो ऑप्शन मतलब मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे ओरल, ठीक है, स्पीकिंग कर रहा हूँ, आप ध्वनि हमारी सुन पा रहे हैं, तो आप कहेंगे कि 206। कितनी कहेंगे? 206। तो ये क्या हो गया? ध्वनि माध्यम हो गया, एकॉस्टिकली हो गया, ठीक है। एकॉस्टिक का मतलब होता है ध्वनि, ठीक है, ध्वनि से रिलेटेड। अब हम आपको एक सिंबल दिखाएं, एक आपको स्केलेटल सिस्टम दिखा दिया हमने। क्या दिया? एक बॉडी पूरा बना दिया, इसमें हमने कई सारी हड्डियां बना दी, ठीक है। ये अस्थि पंजर पूरा बना दिया, इसमें हड्डियां बना दी। अब आपको बताना है इसमें टोटल कितना होगा, तो ये सिंबल के रूप में कार्य करेगा। साइन दिखाया मैंने ना आपको, एक इमेज दिखाई, आप बताएंगे 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे ध्वनि के विपरीत कार्य कौन करता है? ध्वनि में तो बोलना होता हो, और इसके विपरीत ये होगा जिसमें क्या है, सिंबल दिखाए जाएंगे आपको, या साइन दिखाया जाएगा। सांकेतिक भाषा का यूज किया गया इसमें। ओके, तो उम्मीद करता हूँ समझे होंगे थोड़ा बहुत। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 93 पढ़ें फिर आंसर बताएं। The unique advantage of the organization communication compared to the small group of the communication is that छोटे समूह संचार की तुलना में संगठनात्मक संचार का अनूठा लाभ है। ये कौन सा है? इसका जो राइट आंसर कम्युनिकेबल रोल्स और मोर मोरल्स, यह दिया गया ऑप्शन सेकंड वाला सही है। क्या? कम्युनिकेशन रोल, लेकिन संचार भूमिकाएं अधिक औपचारिक होती हैं। छोटे समूह संचार की तुलना में संगठनात्मक संचार का अनूठा लाभ ये, जो अगर संगठन में रहते हैं उनका जो अनूठा लाभ होता है, कम्युनिकेशन रोल होता है मोर फॉर्मल, ठीक है। कम्युनिकेशन रोल कैसा होता है? बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि एक बात समझो, कोई व्यक्ति एक छोटा सा ऑफिस है, एक छोटा सा एग्जांपल समझो, कोई छोटा सा ऑफिस है और एक बड़ा सा ऑफिस है, ठीक है। इसमें थोड़े कर्मचारी ज़्यादा अच्छे से कार्य न करते, या मान लो कि छोटा समूह है, और एक वही जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ का प्लान होता है, हर एक चीज़ का प्लान होता है, कैसे कम्युनिकेशन रोल किए जाएंगे, कैसे बातचीत की जाएगी, कैसे किसी बीमारी या डिसीज को रोका जाएगा, क्या उसके लिए हम कदम उठाएंगे, क्या स्टेप उठाएंगे, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती, ठीक है। संगठन में, संगठन से मिलकर काम करने में ज़्यादा ही मज़ा आता। जैसे कि अगर बीमारी को ही रोकना हो, जैसे कि अगर कोरोना बीमारी को रोकना हो, ठीक है, तो इसमें अगर एक व्यक्ति रोकेगा तो उसे कब तक रोकेगा? जब तक आप भी उसमें क्या करेंगे, आपको अगर संगठित ना किया जाए, आपको अवेयरनेस फैलाई जाएगी और एक संगठन के माध्यम से काम किया जाए कि हमारा ये संगठन है, इसके लिए ये रोकथाम करेगा। जैसे कि एक मान लो कि पुलिस विभाग ही बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, और ये क्या करे था, मास्क पहन के चलो, ऐसे चलो, गाड़ी में इस तरह से चलो, पैदल ना घूमो, कहीं बाहर ना निकलो। एक संगठन था, संगठन ही था जो रोकथाम कर रहा था। या WHO एक तरह का संगठन है, ठीक है, WHO एक तरह का संगठन है। इंडिया में बहुत सारे संगठन है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इनके संगठन के तौर पर जो कार्य किए जाते हैं ये बहुत ही कम्युनिकेबल होते हैं, ये कम्युनिकेशन रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनका, और फॉर्मल रोल होता है, ठीक है, मोर फॉर्मल होता। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर
94 यहाँ पर पूछा गया है, देख ले क्वेश्चन में। द नर्स इज अवेयर डेट एन एडेप्टेशन ऑफ द प्रेगनेंसी इज इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू पेल्विक रीजन डेट द रिजल्ट पर्पलिस डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइनल म्यूकस नोन एज। ये क्वेश्चन हमने जब शॉर्ट वीडियो बनाए थे ना एग्जाम से पहले आपके, ठीक है, जिसमें 2 क्वेश्चन लिए थे, चैडविक साइन, लैडिन साइन, हेगर साइन, गुडल साइन, इनके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसी से ये क्वेश्चन आया, एक नर्स इस बात से अवगत है कि गर्भावस्था के अनुकूल से श्रोणि क्षेत्र में रक्त की आपूर्ति बढ़ती है, ठीक है, जिसके परिणामस्वरूप क्या होता है, योनि म्यूकस में बैंगनी रंग का मतलब नीले रंग हो जाता है, ठीक है। फिर लिखा है यहाँ पर मलिनीकरण होता है, जिसे किस रूप में जाना जाता है, यहाँ पर फिल करना है। मैंने आपको बताया था जब भी क्या होता है, वेजाइना का जो कलर्स होता है, वेजाइना का जो कलर्स होता है वो बैंगनी होने लगता है। कैसा होने लगता है, वायलेट होने लगता है, ठीक है, बैंगनी होने लगता है या पर्पलिश होने लगता है। तो मैंने बताया था वो कौन से साइन के अंतर्गत आया था, मैंने क्वेश्चन में इस तरह उठाया था। इसका जो राइट आंसर है चैडविक साइन में ऐसा होता है, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। मैंने बताया था आपको कि जब वेजिना का जो कलर्स होता है वो डार्क हो, मतलब हल्का से पिंकिश टाइप का या वैलेट टाइप का होने लगता है, तो उसे चैडविक साइन के अंतर्गत जाना जाता है या समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 पढ़ें फिर आंसर बताएं। ये लिखा है सुमन पहल किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री बतानी है। सुमन इनिशिएटिव इज कवर्ड अंडर विच मिनिस्ट्री। ऑप्शन 4 इसका राइट, सॉरी यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। ये लिखा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता। सुमन पहल एक प्रकार की योजना है, पहल है ये, मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ वेलफेयर के अंतर्गत आती है। देख लेना आप यहाँ पर 96 पढ़ लें जल्दी से, फिर आंसर बताएं क्या होगा राइट आंसर। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक इज सेलिब्रेटेड इन, क्या होगा राइट आंसर। विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, ये अभी हमने एग्जाम के पहले ही जस्ट बताया था करंट अफेयर में, और इसके पहले भी टीकाकरण कवर किया था। लास्ट वीक मनाया जाता है अप्रैल का। देखा होगा जिन लोगों ने करंट अफेयर मेरी जो मैंने बनाई थी एग्जाम्स के पहले आपके, उसमें मैंने टीकाकरण के बारे में बताया था। ये 24 से मनाया जाता, 24 सप्ताह से मनाया जाता है, लास्ट 30 अप्रैल तक मनाया जाता है, ठीक है। 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मनाया जाता है, ठीक है। तो आप जोड़ेंगे तो 7 दिन हो जाएंगे, लास्ट वीक मनाया जाता है अप्रैल के टीकाकरण, विश्व टीकाकरण सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 पढ़ लें फिर आंसर बताएं क्या है राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जो कि सिगरेट कैसे फेफड़ों के कैंसर का कारण बनता है, मतलब सिगरेट पीने से आपको कैंसर हो सकता है, आपको इनमें से बताना है राइट आंसर क्या होगा। देख ले ऑप्शन, इसका जो दिए गए ऑप्शन में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ना, 2 ऑप्शन हो सकते थे इसका आंसर, लेकिन यहाँ पर जो सबसे अच्छा आंसर है वो तीसरे नंबर पे दिया गया है। दूसरा क्या हो सकता था, जो सिगरेट कंटेन्स निकोटिन, सिगरेट में निकोटिन पाया जाता है, ठीक है, ये भी आंसर हो सकता था अगर दिया ना गया होता आंसर। ये कार्सिजोन है, ये कार्सिजोन्स, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया सिगरेट के धुएं में रासायनिक कार्सिजोन्स होते हैं। ये कार्सिजोन्स का मतलब होता है कि जो सिगरेट होता है उसमें कई प्रकार के केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं और कई प्रकार के हानिकारक पदार्थ होते हैं जिसकी वजह से कैंसर उत्पन्न हो सकता है। अब देखिए सिगरेट में होता क्या क्या, सिगरेट में क्या होता है जो जिसकी वजह से कैंसर उत्पन्न होता है ना, वो सबसे खतरनाक होता है बेंजीन। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, इसके धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा ही थोड़ा बहुत, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन ये बहुत खतरनाक, सबसे खतरनाक जो कैंसर का कारण होता है वो बेंजीन होता है, ठीक है। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है C6H6Cl6, ये केमिकल फार्मूला है। तो ये कैंसरजनक पदार्थ होते हैं सिगरेट के धुएं में, तो इसलिए सभी को सिगरेट को अवॉइड करना चाहिए, ओके। और जिनको पीना है तो अपना पी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर पता चला कि चैनल में पढ़ने लगे तो पीने बंद कर दिया फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 98 पढ़ें फिर आंसर बताएं। इन अ कम्युनिकेशन प्रोसेस नॉइज बिलोंग्स टू विच टाइप्स ऑफ द वेरियस ऑफ द कम्युनिकेशन। क्वेश्चन देख ले आप अच्छे से क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाता है क्वेश्चन तो प्रॉब्लम होती है। संचार, ये लिखा संचार प्रक्रिया में शोर संचरण के किस प्रकार के अवरोधों से संबंधित है, किस प्रकार के अवरोधों से संबंधित है। ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर होगा फिजिकल संबंधित, किससे, फिजिकल संबंधित है। संचार प्रक्रिया में शोर संचार के किस अवरोधों से संबंधित है, फिजिकली संबंधित। जब भी कहीं ज़्यादा शोर वगैरह होता तो आपका बॉडी क्या होता, बहुत डिस्टॉर्ट होने लगता, ठीक है, टीजेज होने लगता, परेशान होने लगता, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है 99 नंबर पे पूछा गया है, प्रेषक के संदेश पर प्राप्त प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। हिंदी में तो नहीं समझ पा रहे होंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे थोड़ा बहुत तो आएगा समझ में आपको। द रिस्पॉन्स रिसीव टू अ सेंडर मैसेज इज कॉल्ड, क्या है, दिए गए ऑप्शन आपके सामने है, अब आंसर बताना है आपको कि क्या होगा। द रिस्पॉन्स रिसीव टू अ सेंडर मैसेज इज कॉल्ड, ये होता दूसरा नंबर फीडबैक कहलाता, क्या
फीडबैक कहलाता है। ठीक है, अब देखिए कैसे होता है। ये लिखा है द रिस्पॉन्स रिसीव्ड, एक रिस्पॉन्स को रिसीव्ड किया गया। ठीक है, ये लिखा है टू सेंडर मैसेज, एक रिस्पॉन्स को रिसीव किया गया एक मैसेज भेजने वाले की तरफ से, तो उसको क्या कहा जाता है, उसे फीडबैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फीडबैक। दूसरा नंबर, अब एक एग्जाम्पल के तौर पर समझे फीडबैक क्यों कहा जाता है। जैसे कि मान लो कि आपने फ्लिपकार्ट से, किससे, फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से क्या किया, आपने एक मोबाइल मंगवाया। क्या मंगवाया? मोबाइल्स आपने मंगवा लिया। ठीक है, अब सर्विस जैसे ही हो जाएगी, या जब आपको मोबाइल वो मिल गया, डिलीवरी हो गई। ठीक है, तो फिर जब डिलीवरी हो जाने के बाद क्या होगा, आपसे एक रिस्पॉन्स लिया जाता। क्या लिया जाता है? एक रिस्पॉन्स कंपनी रिसीव करती कि जो डिलीवरी हुई, आपको कोई प्रॉब्लम हुई, एक्स्ट्रा चार्जेज लिए गए, तो आपसे पूछा जाता कि जो मेरी सर्विस थी वो कैसी लगी आपको। जब आप उसमें कोई मैसेज टेक्स्ट करके उनको रिप्लाई करते या सेंड करते, तो उसी को फीडबैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फीडबैक। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। जब भी मान लो जोमेटो से आपने पिज्ज़ा मंगवा लिया। क्या मंगवा लिया? पिज्ज़ा मंगवा लिया, और जोमेटो कहता है कि भाई हम तुमको जितने जल्दी हो सके, मान लो कि 2 घंटे के अंदर हम तुमको ये आपके, या 1 घंटे के अंदर आपके पास आ जाएगा पिज्ज़ा जोमेटो का। ठीक है, और वो आपके पास 1 घंटे के अंदर आ गया या नहीं आया, तो जोमेटो आपसे रिएक्शन मांगता कि जो हमारी सर्विस थी वो आपको कैसी लगी। अगर आप उस पर बताएंगे गुड है, बैड है, एक्सीलेंट है, अगर ये जो आप मैसेज जो टेस्ट करके उसे बता रहे हैं, इसी को फीडबैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फीडबैक। यही कार्यक्रम हॉस्पिटल में भी अपनाया जाता है। क्या होता है, एक पर्चा भी भरवाया जाता है। कई हॉस्पिटलों में ऐसा होता है कि हमारे हॉस्पिटल की सर्विस कैसी लगी आपको पेशेंट से, जब उसका मतलब रिलीफ मिल जाता है, बीमारी ठीक हो जाती है, बाद में उससे एक फॉर्म भरवाया जाता है कि हाँ आपको हमारे यहाँ की सर्विस कैसी लगी। तो उनको एक फीडबैक उनको कहते हैं कि आप मेरे को फीडबैक देना, मोबाइल्स पे या इंटरनेट या मोबाइल फेसबुक में किसी में भी मांगते हो, ईमेल वगैरह में, तो उसी चीज़ को जो हम रिस्पॉन्स देते हैं ना मैसेज के माध्यम से, उसी को फीडबैक कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आज अच्छे से। जोमेटो वाला एग्जाम्पल या फ्लिपकार्ट वाला आप अपनाएंगे 100% समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका ये हैंडी नंबर रहा, पढ़ लें। ये लिखा है FPLMIS स्टैंड फॉर, आपको बताना ये किसके लिए स्टैंड करता है, इसका पूरा नाम क्या होता। देख ले ऑप्शन, फैमिली प्लानिंग, ये FP का मतलब तो फैमिली प्लानिंग लिखा है, फिर लिखा है ये LMS, इसका लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है। यहाँ पर स्टैंड होता किसके लिए? फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। क्या? ऑप्शन सेकंड, ये लिखा है इंफॉर्मेशन सिस्टम, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, फैमिली प्लानर। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो देख लिया होगा ना, पहला वाला आंसर ये सही था इसका। ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी प्रॉब्लम होगी तो आप ज़रूर उससे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ओके, कोई भी प्रॉब्लम होगी उससे नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर कवर करेंगे और बताएंगे। हो सकता है तो आपको इंडिविजुअली मैसेज करके हम बता सकते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन में आंसर क्यों लिया गया है। ठीक है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, इस वजह से ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता सकता क्योंकि क्वेश्चन भी ज़्यादा होते। ओके, चलते हैं, मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।